हेलो गाइस, दिस इज मी मार्सेक एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एसएम ट्यूशन। सो गाइस, आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, साइंस एग्जाम का, कंपार्टमेंट एग्जाम का, जो कि आज ही हुआ था। सबसे पहले आप कोड मैथ जरूर कर लीजिए वीडियो देखने से पहले, क्योंकि हो सकता है अगर आपका कोड डिफर हो तो ये सॉल्यूशन पार्ट सेट नंबर 2 होने के बावजूद भी क्वेश्चंस जो होंगे वो डिफर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोड मैच कीजिए, उसके बाद सेट नंबर देखिए, और अगर मैच कर जाता है इट मीन्स ये आपका ही क्वेश्चन पेपर है जिसका कि मैं अभी सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं पेयर वाइज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं, बट अगर हम बात करें कि पेयर वाइज ये कितने होते हैं तो इसका आंसर होगा 23 पेयर्स। मैंने यहाँ लिख रखा है कि 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होल टोटल होते हैं, तो इसका आंसर होता 23 पेयर्स। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का पोल का डेफिनेशन लिखना था, आपको डिफाइन करना था। तो पोल को हमने डिफाइन किया है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। देखो, ये पोल का डेफिनेशन हो सकता है आपने कुछ और लिखा हो, बट ये इसका जो वर्ड फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट जो है वो डिफर हो सकता है, बट इसका मीनिंग वही क्लियर होना चाहिए कि जो मिरर का जो सरफेस, मिरर सरफेस का जो सेंटर पार्ट होता है स्फेरिकल सरफेस का, उसी को हम पोल बोलते हैं। अगर आपने जो सेंटेंस लिखा हो उससे ये मीनिंग क्लियर हो रहा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डोंट वरी अगर मेरे स्टेटमेंट से आपका मैच नहीं होता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उस पैराग्राफ को आपको रीड करना था और उससे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था। क्वेश्चंस 3 का ए जो था उसमें था कि राइट द नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का क्या नीड है, क्यों हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका बहुत तरीके से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 2-3 आंसर पॉसिबल है। एक तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने के लिए करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं, उसको ईजिली याद कर सके और उस पर रिसर्च हो सके इसलिए करते हैं। तो जो मुझे लगा कि किस लिए क्लासिफाई किया जाता है, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ईजियर, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जाएगा हमको उसको याद करने में दिक्कत आएगा, तो हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और इस तरीके से ग्रुप करते हैं कि ताकि हमको उसको याद रखना ईजी हो जाए। तो इसका राइट आंसर मैंने लिखा है टू मेक द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ईजी। 3 का ए का यही आंसर होगा। अगर आपने कुछ और भी लिखा हो जो मैंने अभी बताया, टू स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए या इजी टू मेमोराइज बनाने के लिए, ठीक है, और रिसर्च पर्पस के लिए उसको इजी करने के लिए, सिंपलर करने के लिए, तो वो भी सही होगा। बट मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को के स्टडी को इजी करने के लिए उनको क्लासिफाई किया जाता है। 3 का बी, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें ऑलरेडी उस पैराग्राफ में ही लिखा हुआ था कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर 18 ग्रुप्स होगा। 3 का बी। नाउ 3 का सी, क्या था 3 का सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पूछा क्या था कि इसमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट नहीं है, यानी बाकी सब राइट है वो रॉन्ग है। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, तो मुझे पहला ही मिल गया राइट आंसर कि एटॉमिक मासेस वाला जो ऑप्शन है, यानी 3C का जो ए है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो 3 का सी का राइट आंसर होगा इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस ए, यानी यही उस ऑप्शंस में यही जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग दिया हुआ था। अब मूव ऑन करते हैं 3D की तरफ। द कॉज ऑफ periodicity of properties of element is, जो periodicity यानी जो properties मैच होता है एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, उसका वजह क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, या फिर द रिकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जो आउटर कन्फिग्रेशन होता है वो मैच करता है। अगर आप ग्रुप्स को देखो तो ग्रुप नंबर 1 में सारा एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो जो कन्फिग्रेशन मैच करता है ना, उसके कारण periodicity होता है। तो इसका 3D का राइट आंसर डी हो। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 4, एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उस पैराग्राफ को पढ़ के फिर अगला आपको आंसर करना था। तो मूव ऑन करते हैं 4 के ए पे, जो क्वेश्चंस दे रखा है, स्टेट द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी लाइट अ वैक्स कैंडल। जब हम लोग एक मोम का कैंडल को जलाते हैं, यानी मोमबत्ती को जलाते हैं, तो वहां पे कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करता है।
तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है और एनर्जी कन्वर्जन किधर से किधर होता है, तो जो एनर्जी कन्वर्जन होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है केमिकल एनर्जी से हीट और लाइट एनर्जी। तो यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पे 4 का ए का आंसर है केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। 4 का बी लिस्ट टू क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए जब हम सेलेक्ट करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करें, तो हम लोग अमूमन बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसमें से मैंने 2 को शॉर्टलिस्ट किया है। एक तो वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो बहुत सारा 3-4 ऑप्शंस था जो आप लिख सकते थे, तो 2 ही पूछा था, तो मैंने यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल लिखा है और पॉल्यूशन फ्री लिखा है। वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी, और साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं 4 का सी, राइट द नेम्स ऑफ 2 फॉसिल फ्यूल्स। कोई भी 2 फॉसिल फ्यूल का नाम लिखना था, जिसमें से मैंने यहाँ कोल और पेट्रोलियम लिख के रखा है। मूव ऑन करते हैं 4D में, वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्यों हम अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को की तरफ देखते हैं, मतलब जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा हम अल्टरनेट की तरफ क्यों जा रहे हैं। जैसे हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हम विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, उसके बजाय हम लोग दूसरा एनर्जी फॉर्म में क्यों स्विच हो रहे हैं, तो उसका मेन एक ही वजह है और वो मेन रीजन है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन काउज्ड बाय देम। इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने से जो पॉल्यूशन काउज होता है, जिसके कारण हमको ये एनर्जी रिसोर्सेज छोड़ना पड़ रहा है और कुछ और एनर्जी सोर्सेज ढूंढना पड़ रहा है, अल्टरनेट की तरफ देखना पड़ रहा है। तो 4 का डी, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन काउज्ड बाय देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। फिर से वही क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से डायरेक्ट मैं आंसर की तरफ चलता हूँ। इसमें जो 5वां के लिए जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो, जो ए है और जो बी है, आई थिंक मैंने मेंशन कर दिया है, सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बी लिख दिया है, बट आप जो राइट आंसर है उसको मैच कर लेना। 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है ना, बी ऑप्शन, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप देख सकते हो मैंने स्टेटमेंट सही लिखा, बट बाय मिस्टेक हो सकता है लिखने के ड्यूरिंग में क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन की जगह मैंने ए लिख दिया है। स्टेटमेंट उसका राइट है, बट वो जो ऑप्शन नंबर है वो मैंने गलत लिखा है, ए की जगह बी होगा, आप करेक्ट कर लेना, स्टेटमेंट मैच कर लो यार, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट वन है। उसके बाद चलते हैं, उसी का और में था, अगर जिन्होंने बी वाला बनाया होगा तो उसके लिए है कि कौन सा कंपाउंड का नेम लिखा होता है और बताना था कि इसमें से कौन कौन कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, इस पे राइट वाला ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। जो सेकंड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है HCl, उसके बाद C2H5OH जो कि इथेनॉल है, और फिर C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और उसके बाद फिर H2SO4। तो इसमें से HCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, H2SO4 भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, तो बच गया 2, सेकंड और थर्ड, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते। तो जब आप ऑप्शन में जाओगे तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन कंटेन कर रहा है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो और वाला बनाए होंगे उनका राइट आंसर है बी, 2 and 3। मैंने यहाँ लिख रखा है 2 and 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। जब आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो कौन सा रिएक्शन फॉर्म होता है वो लिखना था। तो मैंने यहाँ रिएक्शन लिख के रखा है 3Fe + 4H2O। जब रिएक्ट करता है तो वो देता है Fe3O4 + 4H2, ठीक है ना, 4H2। तो यानी हमको क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है और Fe3O4 मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6 का सी आंसर राइट है, H2 एंड Fe3O4। चलिए मूव ऑन करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में एक रिएक्शन देके रखा है CH4 + Cl2 और सनलाइट लिखा हुआ है, उसके बगल में CH3Cl + HCl लिखा हुआ है। तो देखो यार, ये जो रिएक्शन है बहुत फेमस रिएक्शन है और बहुत इजी भी था। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है, एक एक करके क्लोरीन जो होता है वो सब्स्टिट्यूट कर लेता है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये रिएक्शन का आंसर, ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी 7 का जो आंसर होगा वो होगा सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए अब 8 की तरफ मूव ऑन करते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं 7C सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बैक कर दिया उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें से आपको बताना था कि कौन सा जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है। तो पॉन्ड नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, क्रॉप फील्ड भी नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो 1 और 2 राइट आंसर है। आप ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 1 और 2 होगा। तो ये है 8 का C, तो 8 का राइट आंसर है C। 8 का राइट आंसर C, 1 एंड 2 ओनली, पॉन्ड्स और फॉरेस्ट ही राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इकोसिस्टम दिया हुआ है और उसमें बताना है कि अगर डियर नहीं होगा इस फूड चेन में तो क्या होगा। तो अगर डियर नहीं होगा तो टाइगर तो घास खाएगा नहीं और वो भूख से मर जाएगा, तो टाइगर्स विल डाई। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं 9 की तरफ। If vast tracts of forest are cleared and single species of plant is cultivated, then this practice will promote। अगर हम एक लैंड को क्लियर कर दें और उसमें से सिर्फ एक टाइप का क्रॉप्स को ग्रो करें तो ये क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी? नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारा, तो यहाँ तो एक ही टाइप का है तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा। सॉइल फर्टिलिटी को भी वो नहीं बढ़ाएगा और ना ही ये नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है। ठीक है, एक टाइप का प्लांट और एक को हम लोग मोनो भी बोलते हैं, यानी ये मोनोकल्चर इन द एरिया। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, दैट इज मोनोकल्चर इन द एरिया। ठीक है, यहां दे रखा है 9B मोनोकल्चर इन द एरिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और बढ़िया और हार्ड क्वेश्चन था। जिसको भी रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज जिसको ये नहीं याद होगा वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सही है। तो इसमें मैं डायरेक्ट जो है वो राइट आंसर की तरफ जाता हूँ और इसमें राइट आंसर है 10 का D। ठीक है, तो 10 का D क्या है? मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट एबव एल्युमिनियम। आप चेक कर सकते हो, बुक के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज दिया होगा, आप देख सकते हो। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज। इसमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है? एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ वाटर, ये तो एडवांटेज है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एडवांटेज है। डिक्रीज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी को कम करना, क्या यह एडवांटेज है? नहीं। तो राइट आंसर 11 का C। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैमेन कंटेन। स्टैमेन के अंदर क्या होता है? तो स्टैमेन के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। इसी का और वाला पार्ट है, सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे, इसका आंसर होगा कि गिव राइज टू न्यू प्लांट या फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो इसका राइट आंसर है बी। तो याद रखना 12 का और का बी। इसको क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं? सीड्स जो है वो प्रोडक्ट है, मतलब सीड्स जो है वो फॉर्म होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। क्यों? क्योंकि सीड फॉर्मेशन तभी होता है जब दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं, ओवा और जो मेल गैमेट है वो। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बी है, 12 का बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है और बाद में आंसर है। इसमें असर्शन है और रीजन है। इसका मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। असर्शन का मतलब होता है कि पहले एक स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए रीजन होगा। अगर दोनों सही होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है, और फिर पार्शियल होगा तो वैसे वैसे ऑप्शन होंगे। तो अगर हम पहला वाला देखते हैं 30 नंबर, तो उसमें क्या लिखा हुआ कि ब्रेन जो है वह अलाउ करता है हमको सोचने के लिए और साथ ही साथ सोच के हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारा हिंड ब्रेन है वो थिंकिंग पार्ट है। ठीक है, और ये थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, और यही फिर सेंसरी इंपल्स को कंट्रोल करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा थिंकिंग पार्ट है वो हमारा फोर ब्रेन है। ठीक है, हम सोचते हैं वो फोर ब्रेन से सोचते हैं। तो इसका पहला असर्शन जो है वो सही है। असर्ट जो किया गया है वो सही है, बट रीजन जो है इसमें वो रॉन्ग है। ठीक है, रीजन रॉन्ग दिया गया है। तो आप ढूंढिए कहाँ पे असर्शन ए ट्रू है बट आर फॉल्स, तो वो है थर्ड नंबर। तो 13 के लिए थर्ड राइट आंसर होगा। ए इज ट्रू, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। चलिए अब आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या बोला है कि अमीबा जो है वो हमेशा दो अमीबा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, और वहीं प्लास्मोडियम जो है वो ढेर सारा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन में दे रखा है क्योंकि अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है और प्लास्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन। तो इसमें दोनों ही चीज सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो ये आपका आंसर जो होगा वो पहला वाला होगा, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से। जो 13 के लिए राइट आंसर है वो है आपका, इसमें स्टेटमेंट सही है, रीजन गलत है, तो जो भी ऑप्शन है यानी ऑप्शन थर्ड। तो 13 के लिए 3 और 14 के लिए 1, इसमें दोनों ही सही है। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं
जो सेक्शन बी है वो अगली वाली वीडियो में कवर करूँगा और उसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूँगा और अपलोड भी करूँगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सेक्शन बी पार्ट एक्सप्लेन करते हुए।